अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल पे ऑन गोइंग नावल्स को पढ़कर या सुनकर एंजॉय कर रहे होंगे। जी, तो मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक इंटरेस्टिंग नावल्स का नाम है जाने जाना और इसको आप सबके लिए तहरीर किया है शांज़ राजपूत ने और मैं इसकी एपिसोड 30 लेकर आई हूँ। लेकिन नावल की एपिसोड स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से अपने अंगूठों को ज़हमत दे के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप लोगों को हमारे चैनल पे आने वाले नावल्स की तमाम वीडियोस सबसे पहले मिल सकें। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ नावल जाने जाना एपिसोड 30। दुल्हन के लिबास में सजी संवरी मुज़ैना उसके साथ घसीटती जा रही थी। उसे ना आज का दिन याद रहा था ना ही इसकी हालत। जिस शौक़ से वो खुद गुज़र रहा था वो भी तो इसी से गुज़र रही थी। उसके लिए भी ये नाकाबिल यकीन हादसा था जिसे वो ताहयात भूलने वाली नहीं थी। गुलाब और मोतियों से महकते कमरे का दरवाज़ा ठोकर मार कर धार से खोला गया था और खुर्रम ने एक झटके से उसे सामने करके उसकी कलाई छोड़ी तो वह तवाज़ुन बरकरार ना रखते गिरते गिरते बची थी। हैरत से उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी कि खुर्रम ने कमरे की हर चीज़ तहस नहस कर डाली। ड्रेसिंग टेबल पर रखी परफ्यूम्स की शीशियाँ, लोशन की बोतलें फर्श की जीनत बन चुकी थीं। कमरे की फ़िज़ा में रची खुशबू में कुछ और इजाफा हुआ था, मगर वहाँ मौजूद दोनों वजूदों के दिल पर हर किस्म के खुशबू से बेबहरा थे। खिड़कियों पर डले कर्टन्स खींचने से लटक गए थे। कुशन्स तकिए उसने बुरी तरह सामने ग्लास टेबल पर पड़े शोपीस पर दे मारे थे। छनाके की आवाज़ से मुज़ैना ने दहल कर सीने पर हाथ रखा था। शोपीस किरची किरची होकर बिखर गया था। इन सब से भी जब दिल न भरा तो गुस्सा और तैश में आकर उसने जलती हुई मोमबत्तियों को हाथ मारकर बुझाकर स्टैंड समेत उठाकर दीवार पे दे मारा। मुज़ैना की चीख निकली। मोमबत्ती के शोले की तपिश ने उसकी जुल्फ़ को झुलसा दिया था। चंद लम्हों में ही उसकी हथेली सुर्ख हो गई थी। आग की तपिश चाहे सेकंड के लिए ही क्यों ना हो, क्यों ना छूले, वहाँ अपनी कर्म नवाजी के निशान ज़रूर छोड़ जाती है। बेसाख्ता ही खुर्रम ने हथेली सामने फैलाई। उसकी खुद अजियती पर उसकी आंखें नम हुई थीं। क्या मिला खुद को तकलीफ़ देकर? वो पुरशिकवा लहजे में बोलती हुई लहंगा संभालती उसके नज़दीक आई और उसकी हथेली को जूं ही थामना चाहा, खुर्रम ने हाथ पीछे खींचकर 2 कदम पीछे लिए। सुकून सुकून मिला है मुझे। मेरे अंदर एक आग जल रही है और ये आग लगाने वाली तुम हो। मेरे करीब आने की या मुझे हाथ लगाने की कोशिश भी मत करना मुज़ैना, वरना जलकर राख हो जाओगी। वो गैज़ व गज़ब की तस्वीर बना उसे खबरदार कर रहा था। अगर तुम्हारे करीब आने से मैं जलकर राख हो जाती हूँ तो हो जाने दो मुझे राख। खुर्रम शेर था तो वो सवा शेर थी। वो उससे ज़्यादा ज़िद्दी थी। नरमी से उसका हाथ थामकर वो फूंक मारने लगी। खासी तकलीफ़ होगी अपने साबका मंगेतर को तुम्हें खाक होते देखकर। खुर्रम ने इस्तेहज़ाई अंदाज में उसके दिल पर चोट की थी। क्या कहना चाह रहा था वो? मतलब क्या था उसकी बेबुनियाद बातों का? उसे तो यही लगा था कि वो सितारा जहाँ की बातों से तैश में आकर वहाँ से उसे ले आया था, मगर नहीं। ये तैश, ये गुस्सा सितारा जहाँ की बातों पर तो हरगिज़ नहीं था। तो क्या उनके किए गए इंकिशाफ ने उसे बदगुमान कर दिया था? मुज़ैना ने अजीब नज़र से खुर्रम को देखा। क्या यकीन कामिल की सीढ़ियों से उसके कदम डगमगा गए थे? आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। मुज़ैना ने हाथ छोड़ दिया था। लहजा बुझा बुझा सा था। तुम्हें अपना ये ढोंग अब बंद कर देना चाहिए। अब जबकि तुम्हारा सच सबके सामने खुल ही चुका है तो मुझे नहीं पता था इस मासूम चेहरे के पीछे एक मक्कार चेहरा छुपा हुआ है। कैसे कर लेती हो तुम इतनी अच्छी अदाकारी और सीखी कहाँ से है? शायद इंडियन मूवीज़ से, है ना? जारहाना तेवर लिए वो उसकी ओर बढ़ा था। मुज़ैना के कंधों पर उसकी गिरफ्त इस कदर मजबूत थी कि उसे लगा था उंगलियां गोश्त को चीर कर अंदर धंस जाएंगी। शदीद तकलीफ के मारे उसकी आंखों में पानी जमा होना शुरू हो गया। मुझे तकलीफ़ हो रही है खुर्रम। बेसाख्ता आंसू पलकों की बाढ़ फैलांग गए थे। तकलीफ़? तुम्हें क्या पता वो क्या होती है? भला दूसरों को तकलीफ़ देने वाले भी तकलीफ़ में पड़ सकते हैं? तकलीफ़ तो मुझे हुई है। मुझसे पूछो, मेरे दिल से पूछो, जिसके अरमानों ने तुमने खून कर डाला। उसकी तकलीफ़ का एहसास था या कुछ और कि वो कंधों पर उसे गिरफ्त नरम कर गया था। मुज़ैना खामोशी से खुर्रम को देख रही थी। वो देखना चाहती थी कि वो किस हद तक उससे बदगुमान है। तुम मेरी ज़िंदगी की एक बुरी हकीकत हो। तुम्हें जो भी चाहिए था मुझे कह देती, मैं ना देता तो बात करती।
مگر یہ پیار محبت جیسا گیم تو نہ کھیلتی۔ لوگ تو مردوں کو کہتے ہیں دھوکے باز، مگر عورتوں نے تو مردوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ وہ زخمی لہجے میں گویا ہوا۔ خاصی محنت لگی ہوگی نا تمہیں گیم ترتیب دینے میں، اپنی محبت سے بھی دور رہنا پڑا۔ خرم کا اشارہ اس کے سابقہ منگیتر کی طرف تھا۔ اس نے خالی خالی نظروں سے خرم کو دیکھا۔ اس کے دل پر گھونسا پڑا تھا، تکلیف شدید تھی، اس کی بدگمانیوں کی عمارت خاصی بلند تھی۔ اس محنت کا معاوضہ تو تمہیں ملنا چاہیے۔ بولو، کتنے پیسے چاہیے تمہیں اپنے ارمانوں کو پورا کرنے کے لیے؟ 10 لاکھ، 50 لاکھ یا پھر 1 کروڑ؟ مزینہ کی آنکھ سے ایک آنسو ٹپکا تھا اور پھر آنسو کی جھڑی لگ گئی تھی۔ خرم چیک بک نکال لایا تھا۔ اس کی سسکیاں بے اختیار بلند ہوتی چلی گئیں۔ یہ تو سہاگوں والی رات تھی۔ اس رات کو لے کر ایک لڑکی کتنے سپنے بنتی ہے، ہزاروں خواب دیکھتی ہے۔ ویسے ہی خوبصورت خواب اس نے بھی دیکھ رکھے تھے، مگر ستارہ جہاں کی خاردار باتوں نے اس کے سارے ارمان نوچ ڈالے تھے۔ اس کی خواہشوں کا محل قد سے گر کر زمین بوس ہوا تھا۔ یہ چیک پکڑو 5 کروڑ کا، تمہارے خواب ضرور پورے ہو جائیں گے اس رقم سے۔ چیک کاٹ کر خرم نے اس کے ہاتھ میں تھمایا تھا اور وہیں مزینہ کا قفل ٹوٹا تھا۔ مجھے کچھ نہیں چاہیے سوائے آپ کے۔ آپ نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں ایسا کچھ کر سکتی ہوں؟ کیا آپ کو اپنی مزینہ پر اعتبار نہیں ہے؟ وہ اسے گریبان تھام کر سسک اٹھی۔ اعتبار کی بات تم مت کرو کہ اسی کے باعث تو تم جیسی لڑکی میری نکاح میں ہے۔ خرم نے مٹھیاں بیچ کا غصہ ضبط کیا اور رخ موڑ لیا۔ بلال سے میرا ایسا کوئی رشتہ نہیں ہے جس کی بنیاد پر ہمارے درمیان دوریاں پیدا ہو۔ میری بات سمجھے خرم، یقین کریں میرا، میں نے آپ کے ساتھ وفا نبھائی ہے اور آگے بھی نبھاؤں گی۔ مجھے بھی تو تم اسی لیے چاہتی ہو نا کہ میں تمہاری خوشیوں کی چابی جو ٹھہرا۔ استہزائی انداز میں تلخی سے کہتے خرم نے ایک طنزیہ نظر فرش پر پڑے چیک پر ڈالی، جبکہ مزینہ ششدر رہ گئی۔ اس کی حالت کو قطعی نظر انداز کرتے وہ باہر کی جانب پڑا تھا، مگر اس سے پہلے ہی اپنے حواسوں میں لوٹتے اس نے اسے بازو سے تھام کر اس کا راستہ روکا۔ کیا ہے یہ سب؟ کیا اخذ کروں میں آپ کے رویے سے؟ ہاں، بھاگ کر نہیں آئی ہوں میں آپ کے ساتھ۔ سینکڑوں لوگوں کے بیچ مجھ سے رشتہ جوڑا ہے آپ نے۔ شادی سے پہلے کیوں نہ آپ نے مجھے جانچ پرکھ لیا؟ اتنی نظر کمزور تھی آپ کی یا نفس کی غلامی پر لبیک کہہ کر میری جانب قدم بڑھائے تھے؟ مجھے تو آپ کی دولت نے مروب کیا تھا۔ آپ کو میرے اندر کیا دکھا تھا یا کس چیز سے اتنا مروب کر دیا تھا کہ عشق میں اندھے ہو چلے، یہ بھی نہ جان سکے کہ دولت کی لالچی لڑکی سے شادی کرنے جا رہے ہیں؟ وہ شعلہ جوالہ بنی اس سے بارس پر اتر آئی تھی۔ خرم ہرگز سے متاثر نہ ہوا تھا، الٹا وہ اس سے زیادہ بلند آواز میں چیخا تھا۔ تمہاری سادگی، تمہاری انداز و اطوار کا دل دادا ہو گیا تھا۔ جس معصومیت کا تم نے ڈرامہ رچا رہی تھی اس معصومیت کا قائل ہو گیا تھا۔ ارے محبت ہو گئی تھی اس مکرو چہرے سے جس کی نہ معلوم کتنی پرتیں کھلنا بھی باقی ہیں۔ تلخی سے کہتے خرم نے اس کی گرفت سے ایک جھٹکے سے بازو چھڑایا تھا، یوں جیسے اس کے چھونے سے وہ جھلستا جا رہا ہو۔ ایک کام کریں، محبت پر فاتحہ پڑھ دیں، کیونکہ اتنے بار سہنے کے بعد تو انسان بھی گھائل ہو جاتا ہے۔ محبت تو پھر کوئی وجود ہی نہیں رکھتی، سو اس کا مرنا لازم ہے۔ بے دردی سے آنسو رگڑتی ڈریسنگ میز کی طرف بڑھی تھی اور سرخ کندھاری جھلملاتی چوڑیاں تیزی سے نکال کر فرش پر دے ماری تھی۔ بندیاں نوچ پھینکی تھی، گلے کا ہار، کانوں کے جھمکے تک نہیں چھوڑے تھے۔ اگر خرم ہوش و حواس میں نہ تھا تو وہ بھی ہوش و حواس میں نہیں رہنا چاہتی تھی۔ دونوں ہی غصے کے تیز تھے۔ خرم نے اس کو اپنا من موہنا روپ ملیامیٹ کرتے دیکھ کر غصے سے بیٹھ کے اطراف میں لگی گلاب اور موتیوں کی ساری لڑیاں نوچ پھینکی تھیں۔ کیسے ممکن تھا کوئی داغ دکھائی دیتا؟ میں نے دیکھا تھا اسے عشق میں اندھا ہو کر۔ پرشکوہ مگر سخت نظروں سے شیشے میں چھلکتے اس کے روپ کو نہارتے وہ نم لہجے میں گویا ہوا تھا اور اگلے ہی لمحے وہ طوفان کی تیزی سے کمرے سے نکل گیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد ڈریسنگ ٹیبل پر سر ٹکا کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اسپتال کے یکبستہ کمرے میں پڑا وہ وجود ہوش و خرد سے بیگانہ، ہر بات سے انجان تھا۔ راہداری میں لگی بینچز پر سفید سر جھکائے بیٹھا تھا۔ عصمت صاحب اور ثروت بیگم بھی سامنے بینچ پر معقوم سے بیٹھے تھے۔ توقی شمائم اور دل افروز کو گھر لے گیا تھا، سبھی ابھی گھر چلی گئی تھیں۔ وارڈ کا دروازہ کھلتے ہی ڈاکٹر باہر نکلی تھی اور سفید تیر کی تیزی سے ان کی اور لپکا تھا۔ ڈاکٹر، پیشنٹ کی طبیعت کیسی ہے؟ ہوا کیا ہے انہیں؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ کوئی پریشانی والی بات تو نہیں؟ ڈاکٹر نے سرجیکل ماسک نیچے کیا اور گلوز اتارے۔ کسی صدمے یا اچانک ملنے والے شدید ترین شوق کے باعث دماغ کی نس پھٹ گئی ہے، علاج جاری ہے مگر کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ ان کی حالت بہت کرٹیکل ہے، انہیں دواؤں سے زیادہ دعاؤں کی ضرورت ہے۔
डॉक्टर्स पेशा वराना अंदाज में कहकर नर्स के हमरा गुफ्तो शुनेद करते आगे बढ़ गए। इर्तिजा ने सफ़ीर के कंधे पर हाथ रखकर उसे तसल्ली का अंदिया दिया कि इतना तो वो जान चुका था कि उन सब के आपस के ताल्लुकात मोहब्बत के खमीर से गुंदे थे। सो ये कैसे मुमकिन था कि दिल दर्द व गम से खाली होता। रात कतरा कतरा भीग रही थी, वक्त होले होले सिरक रहा था। अंधेरा उजाले में तब्दील होने को बेताब व बेकरार नज़र आता था। अवाइल सर्दियों के दिन थे जिनकी सुबह और रातें ठंडी हुआ करती थीं। सुबह फजर की अजान के साथ ही डॉक्टर ने मरीज़ा के कोमा में जाने की रूह फरसा खबर सुनाई थी। सफ़ी तो ढह सा गया था। बेख्तियार उस पगली का हंसता मुस्कुराता चेहरा आंखों के सामने ले आया तो दुख से उसने आंखें मींच लीं। मौसम में सुबह के वक्त हल्की सी खनकी थी। ठंडी हवाएं अपने ज़ोर पर थीं। यकीनन कराची के आसपास के इलाके सर्दी की लपेट में थे। कराची का भी खुद का कोई मौसम नहीं। ये शहर दूसरे मौसमों से उधार लेने का आदी है। जायशा बिस्तर से उठते ही बड़बड़ाई। कल रात को ज़्यादा ही सर्दी थी। ठंड के मारे उसका सर दुखने लगा था। गुड मॉर्निंग। एक खूबसूरत मुस्कुराहट के साथ उर्शेर ने उसे मॉर्निंग विश किया। ना मालूम ये मॉर्निंग गुड है भी या नहीं। तबीयत में अजीब बोझलपन है। वो खुद से ही बड़बड़ाई थी मगर उसके ये बड़बड़ाहट उर्शेर सुन चुका था। लगता है रात खासी थक गई थी आप, जब भी तबीयत बोझल है। वो ऑफिस जाने के लिए रेडी हो रहा था। जायशा को शर्मिंदगी हुई। वो कमरे में मौजूद थी, फिर भी वो अपनी शर्ट खुद प्रेस कर रहा था। लाइए मैं कर देती हूँ। वो फ़ौरन बेड से उठती उसके नज़दीक आई थी। उसे अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होने लगा था और उर्शेर ने खुशगवार हैरत लिए उसकी तरफ देखा। मोस्ट वेलकम, वो खुशदिली से कहता पीछे हट गया। और क्या क्या कर लेती हैं आप? वो वहीं दीवार के साथ टेक लगाए दोनों बाजू सीने पर बांधे दिलचस्पी से उसे अपने काम करते देख रहा था। कितनी अपनायत भरा एहसास था। उसके काम करते हुए वो कितनी अपनी अपनी से लग रही थी। आप क्या करवाना चाहते हैं मुझसे? वो सादगी से इस्तफसार कर गई थी। मैं कहूँगा तो कहेंगी कि मुझसे काम करवाते हैं, मुझे मासी बना दिया है। वो मुस्कुराहट दबाकर गोया हुआ। जी नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं कहूँगी। आप मुझे बता दें क्या करना है। वह हनूज सादगी का पहरा था। एक बीवी होने की हैसियत से मेरे जो भी काम है वो आप किया करें, मुझे बेहद खुशी होगी। जायशा ने बेहद खफगी से आयरन प्लग निकाल कर उसे शर्ट थमाई थी। इसमें इतना घुमाने फिराने वाली क्या बात थी? सीधा भी तो बोल सकते थे जनाब। शर्ट पहनकर ब्लेज़र पहनते वो रिस्ट वॉच कलाई में डालने के बाद खुद पर ढेर सारा परफ्यूम छिड़क कर ज़रूरी सामान लेकर जायशा के पास आया था, जो कॉटन के अंगूरी सूट में मलबूस तर और ताज़ा सी अपने दुपट्टे से नम चेहरा साफ कर रही थी। शाम में तैयार रहिएगा, डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है। उसकी भीगी हुई लटें कान के पीछे करते उसे गहरी नज़रों से देख रहा था। मगर अब तो मैं ठीक हूँ। उससे हॉस्पिटल नाम से ही वहशत होने लगी थी। ये जो टाँके लगे हैं इन्हें खुलवाना भी तो है। उसकी नम होती पलकों को धीरे से छूते हुए उसे अपने लम्स से आशना कर गया था। वह हिजाब सी हुई थी। बेअख्तियार उसने उर्शेर की गिरफ्त से निकलना चाहा था, मगर दूसरी तरफ गिरफ्त ऐसा कोई इरादा नहीं था। उसके हया आलू चेहरे से उर्शेर की निगाह हटती नहीं थी और वह हटाता भी क्यों कि वो उसकी महरम थी, सो उसे इजाज़त थी। आपको ऑफिस से देर हो जाएगी। वह मुश्किल वो लरसती पलकों की बाढ़ गिराए धीमे सुरों में गोया हुई। मुझे कमरे से निकाल रही हैं? वो खफगी से गोया हुआ। नहीं, मैं भला क्यों निकालूंगी आपको कमरे से? यह आपका घर है और कमरा भी आपका है। मेरी क्या मजाल के। वो संजीदगी से बोली तो उर्शेर ने उसकी बात काट दी। आपकी मजाल है जायशा, क्योंकि ये इस घर और इस कमरे समेत ये बंदा भी आपका ही है, जिसे 3 बार इकरार करके आपने अपना बनाया है। सो आपको इख्तियार है कि आप मुझे कमरे से निकाल दें। उसने नरमी से उसके हाथ सहलाते उसे बाबा करवाया। जायशा ने अपना हाथ उसकी गिरफ्त से निकालकर उसे बाजू से पकड़कर कमरे से बाहर निकाल दिया और शेर हक्का बक्का रह गया। आपने ही तो कहा था कि मुझे इजाज़त है। प्यार की बात समझ नहीं आती आपको। चाहे देर हो रही है। जायशा ने दरवाज़ा बंद करके कब की रुकी मुस्कुराहट को बहाल किया, जबकि बाहर उसे हंसने की आवाज़ आ रही थी। हमास ने उर्शेर की हालत पर ताली बजाते हुए उछलकर कहका लगाया था, जबकि वो उसे घूरकर गोद में उठाए दूसरे हाथ में ब्रीफकेस उठाए नीचे आ गया। किचन में रोशनी के साथ पारस भी नाश्ता बनवाने में हेल्प कर रही थी। लाउंज में दाखिल होते नॉरिस किन नज़रों से उसे देखा। वो आए हमारे घर, खुदा की कुदरत। कभी हम उनको तो कभी अपने घर को देखते हैं। नॉरिस की बेबाकी उरूज पर थी। भाभी तो शरारत समझकर हंस दी, जबकि पारस ने दांत किचकिचाए। नाश्ते के दौरान अगर साजिदा बेगम ना होती तो उसका जामे में रहना मुश्किल था। पारस ने भी सुकून का सांस लिया।
दरवाजे पर होती मुसलसल दस्तक से वो कसमसाई थी, मगर सर में उठती दर्द की टीसों ने उसे बेदार होने नहीं दिया था। दिल अफरोज ने कोई रिस्पॉन्स न पाकर दरवाज़ा खोला तो वह खुलता चला गया और उसकी पहली नज़र ही कारपेट पर सोफे से टेक लगाकर सोई हुई मुज़ैना पर पड़ी। उसे यूं देखकर उनका दिल धक से रह गया। शिद्दत से किसी अनहोनी का एहसास हुआ। मुज़ैना उठो, यहाँ क्यों सोई हो? पूरा बेड पड़ा हुआ है, वहाँ आराम से सो जाती। मुज़ैना को बेदार करके वो फिक्रमंदी से गोया हुई। ना मालूम कल रात कौन सा तूफान आकर गुजरा था कि ना कमरे की हालत दुरुस्त थी ना इसके मकीन की। ये सब खुर्रम ने किया है? माय गॉड! वो तो सर पकड़ कर रह गई, जबकि मुज़ैना तलखी से मुस्कुराती। दिल अफरोज़ को उसकी मुस्कुराहट दिल चीरती हुई महसूस हुई। तुम कपड़े बदल लो, नाश्ते पर सब इंतज़ार कर रहे हैं। उसकी खामोशी पर वो मज़ीद कुछ पूछ ना सकें। अलमारी से शेफून का सादा सा सूट लेकर फ्रेश होकर वो बाहर आई तो कमरा अपनी असली हालत में आ चुका था। गालिबन दिल अफरोज़ ने मुलाजमे से कहकर सफाई करवा दी थी। यहाँ बैठे, मैं तैयार करती हूँ आपको। खुर्रम भाई नज़र नहीं आ रहे, शायद फ्रेश हो रहे हों। मुज़ैना उसे कहने पर खामोशी से ड्रेसिंग के सामने बैठ गई थी। शमाइम ने उसका उतरा हुआ चेहरा देखकर बातों का आगाज़ किया था कि वह अच्छा महसूस कर सके। कल जो उसकी ताई अम्मी गुल खिला चुकी थी, शमाइम का दिल चाहा उस औरत को अच्छा सबक सिखाए जिसने उसके भाई की शादी में बर्बादी उठाई थी। देखें कितनी खूबसूरत लग रही हैं आप, खुर्रम भाई देखेंगे तो लट्टू ही हो जाएंगे। शमाइम ने गोया उसे छेड़ा था। मुज़ैना के तासुरात में ज़रा भी फ़र्क नहीं आया था। वो यूं ही बेतासुर चेहरा लिए बैठी थी। शमाइम, क्यों तंग कर रही हो उसे? चलो नीचे मेरे साथ। दिल अफरोज़ ने उसे घूरा और मुज़ैना को साथ लिए नीचे डाइनिंग हॉल में आ गई। अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसी हो? अस्मा साहब ने उसे अपने साथ लगाकर मुस्कुरा कर पूछा। उनकी मुस्कुराहट मुज़ैना को बनावटी लगी थी। शायद वह बेटे की हरकत से इतने भी लाइल्म नहीं थे। वालेकुम अस्सलाम, ठीक हूँ। बगैर मुस्कुराए वो नरमी से जवाब देती शमाइम के साथ वाली चेयर पर बैठ गई थी। उसने पूरे हॉल पर नज़र दौड़ाई थी, खुर्रम उसे कहीं नज़र नहीं आया था। वेलकम होम चाची। रूही इर्तिज़ा की गोद से उतरकर मुज़ैना के पास भाग कर आई थी। उसने एक थकन ज़दा सांस हवा के सुपुर्द की। उसे नॉर्मल होना ही था कि कब तक वो यूँ गुमसुम मुँह बनाकर फिरती, अपने और खुर्रम के माबैन होने वाली सर्द जंग का प्रचार करती। यूँ भी जब उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था तो वो क्यों अपने रवैये से बाकी सब घर वालों का दिल तोड़ती कि वो कब से उसकी दिल जोई की कोशिशों में लगे हुए थे। थैंक यू बार्बी डॉल। मुज़ैना ने उसे गोद में बिठा लिया था। अरे ये क्या कर रही हो? नीचे उतारो उसे, तुम्हारे कपड़े ख़राब हो जाएंगे और नाश्ता भी नहीं करने देगी ये तुम्हें। दिल अफरोज़ ने बेटी को घूरा। नहीं होंगे ख़राब, आप फिक्र न करें, मैं और बाबिल मिलकर नाश्ता करें, है ना रूही? उसने खिलाफ तवक्का मुस्कुरा कर जवाब देते रूही से तायीद चाहिए तो वो ज़ोर ज़ोर से गर्दन हिलाने लगी। कुछ ही देर में उसका रवैया ठीक हो गया था। नाश्ते के बाद वो रूही के साथ वहीं लॉन्च में ही बैठ गई थी। अस्मा साहब और इर्तिज़ा तो ना मालूम कहाँ चले गए थे, जबकि तौकीर घर में ही था। सरवत बेगम और सबिया बेगम भी रूही की बातों से महजूज हो रही थीं। तो चाची के आने से यूँ खुश थी मानो कारून का ख़जाना मिल गया हो। मुसन्ना यूँ तो हंस बोल रही थी, मगर उसे घर वालों का रवैया शिद्दत से महसूस हो रहा था, जिसमें गर्मजोशी मफकूद थी। वो सोच के धागों में बुरी तरह उलझी हुई थी। चाची, मैं आपको अपनी डॉल दिखाऊं? मुझे खुर्रम चाचू ने दिलवाई थी। मुज़ैना मुस्कुराकर रूही के साथ चल पड़ी। मुझे तो समझ नहीं आती सबिया, कैसे ये खबर मैं इस बच्ची को सुनाऊं? न मालूम कल रात खुर्रम का रवैया कैसा रहा होगा इसके साथ। कल रात से घर नहीं आया है, वो इसकी भी अलग फ़िक्र लगी हुई है। कितना खुश था मेरा बच्चा, पता नहीं किसकी नज़र लग गई मेरे हंसते खेलते बच्चे को। सरवत बेगम अफसरदा हुई। मुज़ैना का बुझा बुझा चेहरा गुज़री रात की दास्तान सुना रहा था। तो सुना रहा है सरवत, फिर भी पूछ रही हो कि खुर्रम का रवैया कैसा होगा उसके साथ। मुझे बताओ भला सब में भला इस बच्ची का क्या दोष, अगर वो पहले से किसी के साथ रिश्ते में मुंसलिक थी। भाई तो खुर्रम को तो फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि वो उससे मोहब्बत करता है। भला ये कैसी मोहब्बत हुई? ज़रा से वार पर उसकी मोहब्बत का मुजस्समा बिखर गया। यूँ भी जहाँ बेरी हो वहाँ पत्थर तो आया करते हैं ना। अब भला लोगों को क्या पता था कि खुर्रम साहब मुस्तकबिल में मुज़ैना की मोहब्बत में गिरफ़्तार होकर उससे शादी करने वाले हैं। जो लोग बेरी पर पत्थर ना मारते, हद करता है ये लड़का। वो तो भिनाई बैठी थी। सबिया को तो यहाँ के लोगों की ज़हनियत पर अफसोस हो रहा था। वो काफ़ी अर्सा बाहर रही थी, जबकि जभी यहाँ के लोगों की सोच से किसी हद तक वाकिफ़ ना थी। वो इंसाफ के कायल थी। खुर्रम पर तो उन्हें वैसे भी बहुत गुस्सा आ रहा था, जो बिना कसूर के एक तो कल उसे पूरी महफिल के सामने खींच कर ले गया था और अब कल रात उसे तन्हा छोड़कर जा चुका था। दिल तो उनका किया था लाडले भांजे को कान से पकड़ कर ले आए,
مگر وہ خود لا علم تھی خرم کہاں ہے۔ تمہیں اس لڑکے کے کان کھینچنے چاہیے تھے سروت، تمہارے لاڈ پیار نے خرم کو بگاڑ کر رکھ دیا ہے۔ میں نہیں سمجھتی کہ اس بچے کو جو سزا وہ دے رہا ہے وہ اس کی حقدار ہے۔ انہوں نے بہن کو بھی اڑے ہاتھوں لیا۔ آپا، مجھے لگا تھا وقتی طور پر اس عورت کی باتوں پر غصہ کر کے نکلا ہے وہاں سے، مجھے کیا پتا تھا کہ وہ مزینہ کو چھوڑ کر یوں بغیر بتائے کہیں چلا جائے گا۔ وہ خود متفکر تھی۔ آپ لوگ بھابھی کو بتا دیں کہ ان کی امی ہاسپٹل میں ہیں، توقیر نے کہا۔ ہمت نہیں پڑ رہی، کیسے بتاؤں؟ خالدہ بیگم کے کوما میں جانے کی خبر نے ان سب کے رہی سہی ہمت بھی ختم کر دی تھی۔ وہ جو سکتے کے عالم میں روحی کی انگلی پکڑے کھڑی تھی، ایک جھٹکے سے روحی کی انگلی چھوڑ کر سروت بیگم کے پاس آئی۔ کیا ہوا ہے امی کو؟ وہ ہاسپٹل میں کیوں ہے؟ وہ پریشانی سے ان کا بازو ہلا کر پوچھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ہلکوری لیتا خوف صبیحہ بیگم سے بھی مخفی نہیں تھا، جبکہ سروت بیگم کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کیسے اس نئی نویلی دلہن کو وہ بری خبر سنائے۔ مزینہ، ادھر آؤ میرے پاس۔ صبیحہ بیگم نے اسے محبت سے اپنے ساتھ لگایا۔ تمہیں پتہ ہے اللہ سے کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے، ہمیشہ اچھے کی امید رکھنی چاہیے کہ ہم جو گمان کرتے ہیں وہی پاتے ہیں۔ مایوسی تو یوں بھی کفر ہے۔ مزینہ کو سمجھ نہیں آئی اس وقت ان سب باتوں کا یہاں بھلا کیا ذکر تھا۔ وہ اسے کیا سمجھانا چاہ رہی تھی؟ یک لگتی وہ ان سے الگ ہوئی تھی، اس کی چھٹی حس اسے کچھ غلط ہونے کا پتہ دے رہی تھی۔ مجھے امی کے پاس جانا ہے، وہ نم آنکھوں سے توقیر کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی۔ چلی جانا بیٹا، خرم آ جائے ایک دفعہ۔ سروت بیگم کو اسے روکنے کا یہی ایک بہانہ سوچا تھا۔ مجھے ابھی امی کے پاس جانا ہے، اگر آپ لوگ نہیں لے کر جائیں گے تو بتا دیں، میں سفیر کو کہہ دیتی ہوں۔ احساس کمتری اس قدر غالب تھا کہ اسے لگا تھا کوئی اس کا اپنا نہیں ہے۔ جس شخص کے حوالے سے وہ اس گھر میں تھی وہ بے نیاز ہو چکا تھا، تو گھر والوں کا تو عالم ہی کیا ہوگا۔ ان گنت سوچیں اسے پاگل کر رہی تھیں۔ امی، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ خرم کا انتظار فضول ہے، اسے جب آنا ہوگا تب آ جائے گا۔ موصوف فون بھی بند کیے بیٹھے ہیں۔ توقیر، آپ دل بھابھی کو بھی ساتھ لے جائیے۔ شمائم خود خرم سے خفا تھی۔ مزینہ کا دل دکھانا اسے ہرگز پسند نہیں آیا تھا، اوپر سے سروت بیگم کی حمایت پر وہ چڑھ گئی تھی۔ دل افروز روحی کو سروت بیگم کے حوالے کرتی مزینہ کے ہمراہ ہاسپٹل روانہ ہو چکی تھی۔ جی تو جناب، اب تک کے لیے صرف اتنا ہی۔ کیسی لگی آپ کو یہ ایپیسوڈ؟ امید ہے پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ جب ملوں گی آپ سے اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔